नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम नज़र डालेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर। मुल्क में प्रोपेगेंडा का खेल पिछले एक दहाई से जारी है, ताहम इस खेल को सबने पूरी तरह नहीं समझा। धीरे धीरे एक तरफा प्रोपेगेंडा के कड़वे फल आवाम को खाने पड़ रहे हैं। इससे चंद सियासी धड़ों को ज़बरदस्त फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक मजाक बनकर रह गया है। इसके अलावा दीगर ज़राए तरसील पूरी तरह प्रोपेगेंडा मिशनरी बनकर रह गए हैं। ठीक शुमाली कोरिया की तरह सरकारी और खानगी इदारे बस एक मखसूस सियासी धड़े और मखसूस लीडर की तारीफ में लगे हैं। प्रोपेगेंडा मजबूत हुआ तो जमहूरियत कमज़ोर हुई और इस तरह गोदी मीडिया ने जन्म लिया। बड़े बड़े चैनल और नामचीन सहाफ़ी हुकूमत के हाशिया बरदार हो गए। पैसों की रेल पेल शुरू हो गई। सहाफ़ियों को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। कई सहाफ़ी हुकूमत के मंजूर नज़र हो गए, जबकि सहाफ़ी या सहाफ़त होती ही इसलिए है कि हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीदी नज़र रखे। हालात इसके बरक्स हैं, बल्कि इससे आगे बढ़कर हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदे सहाफ़ियों के हक़ में बात करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस तरह मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने प्रोपेगेंडा के तहत तमाम चैनल्स पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। अब हुकूमत की नज़र ऑनलाइन मीडिया और डिजिटल मीडिया पर भी है। ताज़ा तौर पर मोदी हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तमाम ऑनलाइन मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स अब वजारत ज़राए अबलाग के तहत होंगे। पहले ये IT मिनिस्ट्री के तहत हुआ करते थे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत अब इन प्लेटफॉर्म्स पर भी पूरा कंट्रोल चाहती है। यहाँ ये बता दें कि सिर्फ चंद ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया इदारे ही जमहूरियत की बका के लिए काम कर रहे हैं और सही खबरें आवाम तक पहुँचा रहे हैं। हकीकी सहाफ़त भी ऐसे ही इदारे बचाए हुए हैं। अवामी मसाइल को उठाने के लिए यही ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अहम किरदार अदा किया है। पिछले चंद बरसों में इन इदारों को भी हरासा करने की पूरी कोशिश की गई। कई केसेस दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन जमहूरी और आज़ाद सहाफ़त की आवाज़ को नहीं दबाया जा सका। शायद इसीलिए हुकूमत एक सर्कुलर के ज़रिए इन इदारों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है यूट्यूब के ज़रिए जारी कई और चैनल्स भी इस फरमान की जद में आ जाएं। इस तरह रही सही सहाफ़त और सहाफ़ी भी इस फरमान के ज़रिए शायद खामोश कर दिए जाएं। जब चारों जानिब से सिर्फ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन की तरसील होगी तो फिर आवाम को गुमराह करना आसान होगा और हकीकत को दबाना आसान होगा। जो चैनल पर दिखाया जाएगा वही आवाम देखेंगे और कबूल भी करेंगे। जो कमज़ोर है उसे ताकतवर बताया जाएगा और जो आवाम का दुश्मन है आवाम दोस्त कहलाएगा। यही होता आया है। हकीकत यह है कि प्रोपेगेंडा कभी भी हकीकत पर मबनी नहीं होता, इसलिए कुछ अरसे या चंद बरसों तक हकीकत को दबाया जा सकता है, लेकिन इसको झुटलाया नहीं जा सकता। एक वक्त आएगा जब प्रोपेगेंडा के भयानक नतायज अवाम भुगतेंगे और भारी कीमत चुकाने के बाद लोग सच्चाई को ज़रूर देखना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा का थ्रेशोल्ड जल्द आएगा और अवाम अपनी आंखें खोलेंगी। सऊदी अरब ने बैरून मुल्की मजदूरों के हक़ में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हिंदुस्तान के 26 लाख मजदूरों के लिए उस मुल्क में काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। सऊदी अरब की वजारत बराए इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की ने 4 शुबे को गैर मुल्की मजदूरों से मुतालिक लेबर एक्ट में अहम तरमीमात को नाफिज कर दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत यह फैसला किया गया है। इसके तहत गैर मुल्की मजदूरों को कई नए इख्तियारात मिलेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की वजारत बराए इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की ने बताया कि लेबर एक्ट में तरमीम मार्च 2021 से नाफिज हो जाएगा। इन असलाहत के नाफिज होने के बाद मजदूरों को सऊदी में रहते हुए अपनी मुलाजिमत बदलने की आज़ादी होगी। सऊदी अरब का लेबर एक्ट अब इसमें रखना अंदाज नहीं होगा। अभी तक सऊदी अरब में कफ़ाला सिस्टम नाफिज था, जिसके तहत मालिकीन को यह हक़ मिला हुआ था कि वो बैरून मुल्की मजदूरों को मुलाजिमत नहीं बदलने देंगे और मुलाजिमीन को मुल्क छोड़कर जाना भी उनकी मर्ज़ी पर मुनस्सर होता था। सऊदी अरब के फैसले से इस मुल्क में काम करने वाले तकरीबन 26 लाख हिंदुस्तानियों को फ़ायदा पहुंचेगा और वो जब चाहें एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मुलाजिमत के लिए कोशिशें कर सकेंगे। क़ानून में नई तरमीम के बाद मुलाजिमीन को नौकरी बदलने के अलावा खुद से एग्ज़िट और री एंट्री के वीज़ा के लिए गुजारिश कर सकेंगे।
और फाइनल एग्जिट वीज़ा पर भी उनका पूरा इख्तियार होगा। अब उन सब के लिए कंपनी के मालिक से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, सभी को ऑटोमेटिक मंजूरी मिल जाएगी। इससे तमाम हिंदुस्तानियों को काम करने के ज़्यादा बेहतरीन मौके मिलेंगे। कफाला सिस्टम में इस असलाह का फ़ायदा 1 करोड़ गैर मुल्की मजदूरों को मिलेगा, जो सऊदी अरब की कुल आबादी का 1/3 हैं। सऊदी अरब इस असलाह के ज़रिए सबसे बासलाहियत मजदूरों को मुतवज्जो करना चाहता है। इससे सऊदी के बाज़ार में मुकाबले का माहौल बनेगा। सऊदी अरब चाहता है कि मकामी लेबर मार्केट में ऐसा माहौल हो जिससे काम देने वालों के साथ मजदूरों को भी फ़ायदा हो। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी के कफाला सिस्टम के तहत महाजिर मजदूरों के पास कोई इख्तियार नहीं होते हैं कि अपने मालिक के इस्तेसाल से बच सकें, क्योंकि उन्हें मुल्क छोड़ने और मुलाजिमत बदलने तक का हक़ नहीं होता। ऐसे में बैरून मुल्की मजदूरों के साथ मनमानी होती है, उनसे ज़्यादा घंटों तक काम कराया जाता है, हत्ता कि कई जगह मालिकीन तनख्वाह देने में भी ताख़ीर करते हैं। मथुरा में वाक़े कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद तनाज़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। महक महेश्वरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर की गई है वो हिंदुओं को देने का मुतालबा किया गया है, ताकि इस जगह पर मंदिर को दोबारा बनाया जा सके। दरख्वास्त के निपटारे तक जन्माष्टमी या हफ्ते के कुछ दिन ईदगाह मस्जिद के अंदर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की भी इजाज़त मांगी गई है। दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि हाई कोर्ट हुकूमत को हिदायत करे कि मुतनाज़ा मकाम की अदालती निगरानी में खुदाई की जाए और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि अब जहां ईदगाह मस्जिद है उसी जगह पर कारागार या जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था वो वाक़ था। पबजी मोबाइल गेम एक नए अवतार में हिंदुस्तान में वापसी करेगा। साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने जुमेरात को इसका ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वो ख़ास तौर पर सिर्फ हिंदुस्तानी मार्केट के लिए नया गेम लेकर आ रही है। इस बार चीनी कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। पबजी कॉरपोरेशन की पेरेंट कंपनी क्राफ्टन इंक ने इंडिया में $100 मिलियन इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। कंपनी ने दावा किया है कि ये इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में किसी भी कोरियन कंपनी की जानिब से किया जाने वाला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मरकज़ी हुकूमत ने साइबर सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत पर ख़तरे का हवाला देते हुए इस गेम पर बैन लगा दिया था। उस वक्त भी पबजी कॉप ने कहा था कि वो हिंदुस्तान में वापसी करेगा। कंपनी ने कहा कि पबजी हिंदुस्तान में पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च करेगा। हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया कि नया गेम कब तक लॉन्च किया जाएगा। ये ज़रूर कहा कि इससे जुड़ी जानकारी जल्द ही शेयर की जाएगी। साथ ही कंपनी ने इंडियन यूज़र्स को सिक्योर और हेल्थी गेम प्ले का ऑप्शन देने का दावा भी किया है। पबजी कॉरपोरेशन ने कहा कि लोकल वीडियो गेम्स, ई स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आईटी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इंडिया में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की हायरिंग भी की जाएगी। इसके लिए लोकल ऑफिस तैयार किए जाएंगे। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पबजी को 73 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इसमें से 17 करोड़ 50 लाख बार यानी 24% बार हिंदुस्तानियों ने डाउनलोड किया है। पबजी खेलने वाले हर 4 अफराद में से एक हिंदुस्तानी है। इतना ही नहीं, ये गेमिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला गेम है। अभी तक पबजी $3 अरब यानी 23,745 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा चुका है। पबजी का 50% से ज़्यादा रेवेन्यू चीन से ही मिलता है। जुलाई में पबजी ने $208 मिलियन यानी 1,545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। यानी जुलाई में पबजी ने हर दिन 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना बहरान के सबब पटरी से उतरी मईशत को दोबारा रफ्तार देने के लिए आज आत्मनिर्भर 3 पैकेज का ऐलान किया और कोरोना के वक्त जिनकी नौकरी चली गई थी उनके लिए भारत रोजगार मंसूबे का ऐलान किया गया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि इस नए पैकेज में 12 मंसूबों का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया आदादोशुमार मईशत में बेहतरी के इशारे दे रहे हैं। अक्टूबर में जीएसटी महसूलात 1,05,000 करोड़ रुपए तक हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आत्मनिर्भर भारत 3 का ऐलान कर दिया है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत भी की गई है ताकि नए रोजगार पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी तीसरे तिमाही में ही मईशत के मुस्बित रफ्तार पकड़ने के इशारे दिए हैं। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार रिकॉर्ड सतह पर है। एफपीआई की सरमायाकारी भी मुस्बित रही है। ज़र मुबादला भी $560 अरब के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है।
रेलवे में माल ढुलाई में 20% का इजाफा हुआ है। इसी सिलसिले में बैंक खर्च तकसीम में 5% का इजाफा हुआ है। Selected announcements made during Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the progress, so that you know that there is a continuity with which we are coming up with the announcements. And I call them under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0 and Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0. Now, under 1.0, there are 3 slides with which I explain the progress in some of the items. What are those some? Why should it be only some? Some which have a direct bearing on the poor, the farmers, and so on, are the ones I'm giving you progress on. On the others, we are ready to give the progress, but probably I didn't want to take more of the time here. We will share it with you. So, under Atmanirbhar Bharat Abhiyan 1.0, some of the announcements which were made are seeing very good progress. And the first one I take there is about the One Nation, One Ration card, in which interstate portability has been achieved in 28 states and union territories. They are all under the national portability of ration cards now, and from 1st September, they are actually effectively on in terms of giving interstate portability. And how many people does it cover? 68.6 crore beneficiaries are now opting for lifting their food grains from any of the FPS stores of their choice in any of the 28 states or union territories. Intrastate portability, that is within a state portability, is also enabled in those 28 states and union territories, and 1.5 crore monthly transactions are happening in them. This is very important, and this was one of the very progressive steps that we took towards the poor being ensured of food security. If you go to the next one, which is the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi, which is the PM Swanidhi, you have 26.62 lakh loan applications which have been received, of which 13.78 lakh loans totaling 1,373 crores which have been sanctioned in 30 states and 6 union territories. So the coverage of the PM Swanidhi for the street vendors is now there in 30 states, and that is the number of people who have already got covered, and applications which are otherwise there will all be attended to at the earliest. I remember talking before. कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज मुल्क के माशी हालात के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पहली बार माशी मंदी की जद में है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार माशी मंदी आई है। मोदी ने जो इक़दाम किए हैं उसने हिंदुस्तान की ताकत को कमज़ोरी में तब्दील कर दिया। उसके साथ ही कांग्रेस लीडर ने खबर को भी पोस्ट किया जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक के तखमीना यानी एस्टीमेट्स के मुताबिक जुलाई से सितंबर में मजमूई घरेलू पैदावार GDP 8.3% रह जाएगी और मुल्क तकनीकी तौर पर कसाद बाजारी की जद में आ जाएगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतायज बरामद होने के बाद भी सियासी हलचल रवा नवा है। वैसे तो एनडीए 125 सीटें हासिल कर हुकूमत साजी के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन जुमेरात को पटना में साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर महागठबंधन लीडरों का जो इजलास हुआ उसके बाद सियासत में एक गर्मी पैदा हो गई। इस मीटिंग में आरजेडी लीडर और महागठबंधन के वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने फतेहयाब अराकीन असेंबली से खिताब करते हुए दावा कर दिया कि हुकूमत उन्हीं की बनने जा रही है, इसके लिए सभी तैयार रहें। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने अराकीन असेंबली से अपील की है कि वो आइंदा 1 महीने तक पटना में ही रहें। दरअसल तेजस्वी यादव को अंदेशा है कि एनडीए ऐसी कोशिश कर सकती है कि कुछ अराकीन असेंबली को अपनी तरफ खींच ले, इसलिए तेजस्वी पूरी तरह मुहतात रहना चाहते हैं। तेजस्वी महागठबंधन की हुकूमत बनने को लेकर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एनडीए में हुकूमत साजी को लेकर कुछ खलबली मच सकती है और ऐसे में इसका फ़ायदा महागठबंधन उठा सकता है। साफ तौर पे ये जिक्र किया गया है कि प्रक्रिया जो है
पोस्टल बैलेट की पहले होनी चाहिए। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतायज के एक दिन बाद कांग्रेस के साबिक लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की जेर क़यादत अक्सरियत मिली है, उन्हें इसको छोड़ना चाहिए और तेजस्वी यादव को वजीर आला की हैसियत से सपोर्ट करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर मुतअद्दिद ट्वीट्स किए। उनमें से एक में ये भी कहा गया कि बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के खत को कम कर दिया है। नीतीश जी, लालू जी आपके साथ लड़े हैं, तहरीकों में जेल गए हैं, बीजेपी या संघ के नजरिए को छोड़कर तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दें। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर कौमी सियासत में आने का मशवरा दिया। उन्होंने लिखा कि नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है, आपको हिंदुस्तान की सियासत में दाखिल होना चाहिए। तमाम सोशलिस्ट सेकुलर नजरियात पर यकीन रखने वाले लोगों को मुत्तहिद होने में मदद करना आपका काम होना चाहिए। तकसीम करो और हुक्मरानी करो की पॉलिसी को पनपने ना दें, इस पर गौर करें। कांग्रेस राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि आज मुल्क में वाहिद लीडर राहुल गांधी हैं जो नजरिए की जंग लड़ रहे हैं। इंडिया के इत्तेहादियों को समझना चाहिए कि सियासत नजरिए की जंग है। कोई भी शख्स जो नजरिया तर्क कर देता है और अपने अजाइम की वजह से अपनी खुदगर्जी के लिए समझौता करता है, सियासत में ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 करोड़ 26 लाख के पार हो गया। 3 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12 लाख 92 हज़ार से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच अमेरिका में इन्फेक्शन बेहद तेज़ी से बढ़ रहा है। 4 शुम्बे को अमेरिका में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। एक दिन में 1,36,000 मामले सामने आए। बीते 10 दिन में अमेरिका में 11,29,463 मामले सामने आए हैं। चीन में कुछ दिनों की राहत के बाद फिर 15 नए मामले सामने आए हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के तकरीबन 48,000 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 86,84,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 550 मरीजों की अमवात से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,28,000 से ज़ायद हो चुकी है। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से 4 शुम्बे के रोज़ जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के 47,905 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे इस वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 86,84,000 से ज़ायद हो गई। इसके साथ ही हलाक होने वालों की तादाद 1,28,000 से ज़ायद हो गई। इसी अरसे के दौरान 52,718 अफराद शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतमंद मरीजों की तादाद बढ़कर 80,66,000 से ज़ायद हो गई। वायरस के नए केसेस के मुकाबले में शिफायाब होने वाले मरीजों की ज़्यादा तादाद से एक्टिव केसेस की तादाद 5,363 से घटी है और फिलहाल इनएक्टिव केसेस की तादाद 4,89,294 हो गई है। हिंदुस्तान में 4 शुम्बे के रोज़ आलमी वबा कोरोना वायरस के 11,93,000 से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई, जिससे जांच की मजमूई तादाद 12 करोड़ 19 लाख को अबूर कर चुकी है। जुमेरात को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 11 नवंबर तक जांच की मजमूई तादाद 12 करोड़ 19,62,509 हो गई। मुल्क में औसत फ़ी 10 लाख आबादी पर जांच की शरह 87,329 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस के बड़े पैमाने पर फैलाव को रोकने के लिए 24 सितंबर को एक दिन में 14,92,409 नमूनों का टेस्ट किया गया था, जो एक रिकॉर्ड है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1,015 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,54,666 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,393 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.54% है, जबकि मुल्की सतह पर अमवात की शरह 1.5% यानी 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज़्यादा कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 377 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 47,70,000 नमूनों की जाँच रियासत में इस मर्ज़ के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हदूद में
172 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 98, मेडचल मलकाजगिरी में 97 मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस वबा और आलूदगी के पेश नज़र माहिरीन सेहत ने दिवाली के दौरान आतिशबाजी से बचने की अपील की है, क्योंकि इसकी वजह से आलूदगी के साथ साथ कोविड-19 इन्फेक्शन के खतरे में इजाफा भी हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि ठंड और आलूदगी की वजह से स्मॉग बढ़ने लगा है और अगर आतिशबाजी से परहेज़ नहीं किया गया तो सूरत हाल और ख़राब हो सकती है, जिससे कोविड-19 के फैलने और उसकी वजह से अमवात की शरह में तेज़ी से इजाफा हो सकता है। नई दिल्ली के फोर्ट स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राहुल गुप्ता का कहना है कि जब दर्जे हरारत कम होने और आलूदगी ज़्यादा होने की वजह से हवा में तवील अरसे तक आलूदगी के ज़र्रात मौजूद रहते हैं तो कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से लोग जल्द बीमारी की जद में आ सकते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होने पर फेफड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और खुलिया ज़्यादा तबाह होते हैं, जिसकी वजह से वायरस और दीगर छोटे वायरसों का हमारे फेफड़ों पर हमला करना आसान हो जाता है। एक स्टडी से पता चला है कि जिन इलाकों में आलूदगी ज़्यादा होती है वहाँ कोविड से मुतासर होने और कोरोना से अमवात के भी मामले बढ़ सकते हैं। फोर्ट्स हॉस्पिटल नोएडा और फोर्ट स्कॉट्स हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के ब्रेन और स्पाइन महकमे के डायरेक्टर राहुल गुप्ता का कहना है कि सर्दी की अभी इब्तिदा हुई है और कोहरे की इब्तिदा अभी नहीं हुई है। इसके बावजूद एक QI की सतह खतरनाक ज़मरे यानी 300 और 500 के दरमियान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने आज कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के जरिए तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के हिंदुस्तान में आखिरी मरहले के इंसानी टेस्ट के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती का अमल पूरा हो गया है। ICMR ने जुमेरात को इत्तला दी कि हिंदुस्तान को कोविशील्ड के इंसानी टेस्ट के लिए उसने अपने पुणे में वाक़ वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत ICMR ने इंसानी टेस्ट के लिए मुंतखबा साइट की फ़ीस दी है, जबकि दीगर अखराजात को SII बर्दाश्त कर रहा है। पूरे मुल्क में इस वक्त ICMR और MII मिलकर 15 मुख्तलिफ मकामात पर कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे मरहले का इंसानी टेस्ट कर रहे हैं। तीसरे मरहले के टेस्ट के लिए 31 अक्टूबर को 1600 वॉलंटियर्स की भर्ती का अमल पूरा हो गया था। इस वैक्सीन के लिए बरतानिया, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका में भी आखिरी मरहले के टेस्ट का काम जारी है। ICMR का कहना है कि इस वैक्सीन के आखिरी मरहले के टेस्ट के नतीजे की बुनियाद पर इसके ताउन से SI इसे हिंदुस्तान में जल्द मुहैया कराएगा। इस वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक भी तैयार कर ली गई है। टाटा ग्रुप ने मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर कोविड-19 की तेज़ जांच के लिए एक नया टेस्ट तैयार किया है। इसकी मदद से RT-PCR टेस्ट से ज़्यादा जल्दी नतीजे हासिल हो सकेंगे। RT-PCR की तरह इस नए टेस्ट के लिए भी सैंपल नाक से लिए जाते हैं। इस टेस्ट को टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने बनाया है। कंपनी जल्द ही चेन्नई में वाक़ अपनी फैक्ट्री में इसके 10 लाख किट भी बनाना शुरू कर देगी। इस टेस्ट का नाम टाटा MD चेक है। कंपनी के CEO गिरीश कृष्णमूर्ति ने बताया कि इससे 90 मिनट में जांच के नतीजे मालूम किए जा सकते हैं। अगले महीने से अस्पताल और लैब्स के ज़रिए इसकी बिक्री शुरू होगी। शुरू में इसे सिर्फ मुल्क में ही बेचा जाएगा। कृष्णमूर्ति का कहना है कि आपको इसके लिए कोई बड़े और महंगे इक्विपमेंट नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा सहल और आसानी से मुहैया होने वाला टेस्ट है। इसमें सैंपलों की जाँच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर मबनी एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज़ कहा कि हिंदुस्तान और जुनूब मशरकी एशिया ममालिक की तंजीम आसियान की स्ट्रैटेजिक शराकत मुश्तरका तारीखी, जोग्राफियाई और सकाफती विरसे पर मबनी है और शुरू से ही हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बुनियादी मरकज़ रही है। मोदी 17वें आसियान हिंदुस्तान सरबराही इजलास से खिताब कर रहे थे। मोदी वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म गुवेन सैवन फोक के साथ इस इजलास के शरीक सदर की हैसियत से भी शरीक हैं। अपने खिताब में मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और आसियान के माबिन माशी, समाजी, डिजिटल, माली और समुद्री राब्ते को बढ़ाना हमारे लिए एक अव्वलीन तरजीह है। हर साल की तरह हम हाथ से हाथ जोड़कर अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो नहीं ले पाए, किंतु फिर भी
मुझे खुशी है कि इस वर्चुअल माध्यम से हम मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आसियान के वर्तमान चेयर वियतनाम और आसियान में भारत के वर्तमान कंट्री कोऑर्डिनेटर थाईलैंड की प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की दिक्कतों के बावजूद आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। एक्सेलेंसीज, भारत और आसियान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के बीच कई समानताएं हैं। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान आवश्यक है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। पिछले कुछ सालों में हम इन सभी क्षेत्र हिंदुस्तान अपनी सलामती और ताकत को बढ़ाने और मजबूत बनाने में मुसलसिल मसरूफ है। इसके तहत आयुष और दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत श्रीपद नायक ने मुंबई के माझगांव डॉक पर 5वें स्पूरन क्लास आबदोज INS वागीर को लॉन्च किया। इससे समंदर में हिंदुस्तानी बहरिए की ताकत में इजाफा होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकजी वजीर ममलिकत ने आज गुरु अरब बहरिया में सबमरीन INS वागीर का आगाज़ किया। इस आबदोज को दिफाई अवामी शोबे के माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ख़ास बात यह है कि इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है। अब एक दिलचस्प खबर, इंदौर में चोरी का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। चोरी तो मामूली थी, लेकिन चोर ने इसके लिए जितने चक्कर लगाए उसने चौंका दिया। एक अपार्टमेंट से कार की चोरी हुई। CCTV फुटेज खंगाले गए तो पुलिस वालों को इस गजब की चोरी का पता चला। टोरी कॉर्नर पर सृष्टि अपार्टमेंट में एक कार की चोरी हुई। फुटेज देखने पर पता चला कि चोर बाइक से आया था। कार चुराई तो जिस बाइक से आया था उसे छोड़ गया, फिर दूसरी बाइक से आया और छोड़ी हुई बाइक ले गया। इसके कुछ देर बाद चोर पैदल लड़खड़ाता हुआ फुटेज में दिखाई दिया और जो बची हुई बाइक थी उसे ले गया। SI भगवान सिंह पटेल ने बताया कि फुटेज में मुलजिम के हुलिये और चलने की स्टाइल की बुनियाद पर जांच शुरू की गई। ये तय किया कि जिस डायरेक्शन में कार गई है उसी डायरेक्शन में चला जाए। लगातार CCTV फुटेज की जांच करने पर पुलिस की टीम राजा के बगीचे में सरस्वती स्कूल पहुंची। यहां खाली मैदान में कार मिल गई। पुलिस को शक है कि बदमाश आसपास के इलाके का है। उसने कार मैदान में खड़ी कर दी थी ताकि 1-2 दिन में उसे ठिकाने लगा सके। हुलिये की बुनियाद पर चोर की तलाश जारी है। मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले IPL के 13वें एडिशन के कामयाबी नकाज से हौसला अफजा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC और BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने 2021 में T20 की मेज़बानी के लिए हिंदुस्तान की मेज़बानी में वर्ल्ड कप 2021 की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। BCCI के सदर सौरव गांगुली, सेक्रेटरी जय शाह और ICC के CEO मनु साहनी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी से उल्टी गिनती का आगाज़ किया। ये T20 वर्ल्ड कप का 7वां एडिशन है और हिंदुस्तान 5 साल बाद इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। हिंदुस्तान ने 2016 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। अगले साल इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें एक नई टीम को पहली बार शामिल किया गया है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
है।